हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का व्यंजक प्राप्त करें। तो पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि का अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। प्रथम कोटि का अर्ध आयु काल किसे कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया को अर्ध पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। क्या है? किसी अभिक्रिया को अर्ध पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। मतलब आधा जिस समय में पूरा हो जाएगा उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे अर्ध जीवन काल है, तो यहाँ पे टाइम को हम लोग आधा कर देंगे। अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण जिस होता है टी समय बाद एक्स, तो उसे भी हम लोग आधा करेंगे तो a/2 हो जाएगा। अभिक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रण होता है उसे भी हम लोग जब आधा करेंगे तो x बराबर उसे भी जब हम लोग आधा करेंगे तो a/2 हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इस टाइम बराबर होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब समय निकालते हैं तो 2.303/k log a/a-x। इसके अगर k वहाँ पे कर देंगे तो t यहाँ पे आ जाता है। तो t आ जाता है तो दर स्थिरांक इसको हम लोग बोलते हैं। k को हम लोग रेट कांस्टेंट यानी दर स्थिरांक कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जब हम लोग टाइम को आधा कर दें, t/2 लिख दें, टाइम को आधा हम लोग कर दें तो टाइम टू इसका ये अर्ध जीवन काल को रिप्रेजेंट कर रहा है t/2। तो t 2.3003/k तो log a-x a/log a/a-a/2। चूँकि हम लोग x बराबर a/2 माने हैं, चूँकि x है जो अभिक्रिया का t समय बाद प्रारंभिक सांद्रण है। t समय बाद यानी समय बाद प्रारंभिक सांद्रण है। तो t/2 बराबर 2.303/k log a से देखिए, जब एक मान लीजिए a में से a-2 घट जाएगा, एक में से आधा घट जाएगा तो फिर आधा बचेगा, तो a से 1 कैंसिल हो जाएगा तो log 2। और चूँकि हम लोग log 2 का वैल्यू जानते हैं log 2 का वैल्यू का वैल्यू 0.3010 होता है log 2 का। तो यहाँ पे तो t/2 2.3003 और log 2 का वैल्यू रख देंगे। तो log 2 का वैल्यू 2.3003 और इंटू 0.3010। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु जीवन काल हो जाएगा 0.693/k। 693/k यह प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु जीवन काल हो गया है। ये एकदम है जो BVI है, इसे एकदम लिख लीजिएगा नोट्स करके। ये ऑब्जेक्टिव्स में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसे हम नोट्स कर ले ज़रूर से ज़रूर दम। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में H2+Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का निर्धारण। तो A है जो अभिकारक है और फिर A उत्पाद बनेगा। तो A अभिकारक है और 0 तो उत्पाद बनेगा 0 एट टाइम, जब समय भी 0 होगा तब। पर जब A-x ए है जो प्रारंभिक अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, और जब t समय बाद अभिकारक प्रारंभिक सांद्रण A-x हो जाएगा तो बराबर t समय बाद x बनेगा एट टाइम पर t पर। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए है जो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है, जब 0 हो तब तो उत्पाद बनेगा 0 एट टाइम बराबर भी 0। बट A-x
ए अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण जब समय 0 हो तो बराबर फिर बनेगा उत्पाद x एट टाइम t बराबर t रहेगा तो टाइम t रहेगा तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के अभिक्रिया की चूँकि हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। अभिक्रिया की दर समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण के। तो dx/dt अभिक्रिया की दर हो गया अभिकारक का सांद्रण a-x और पावर में 0, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो समानुपाती dx/dt बराबर k। तो k जब समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट, तो a-x बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया। तो 0 समझ ले पावर में कोई भी जब किसी भी संख्या को पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है। तो dx/dt बराबर k हो गया, चूँकि 1 से गुना करेंगे तो 1, तो यह समीकरण 1 हो गया। और dx बराबर इसको यहाँ इधर इसको dt को इधर से कोई भी देखिए कोई भी संख्या के जब पावर में 0 रहता है, जैसे में देखिए a के पावर में 0 रहता है तो इसको हम 1 लिखते हैं। इसको हम लोग घातांक एवं घातांक करने में इसको पढ़ना था, तो वैसे ही इसको बराबर 1 हो गया। तो dx/dt बराबर k समीकरण 1। तो dx तो dt को इधर लेके आ गए तो dx बराबर k dt समीकरण 2। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, फिर वही इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dx तो k जो कांस्टेंट हो जाएगा तो dt का इंटीग्रेशन और x तो kt प्लस c समीकरण 3 एट जब टाइम 0 हो और x बराबर भी 0 हो तो 0 x बराबर चूँकि हम लोग 0 यहाँ पर रखेंगे तो t बराबर भी 0 तो c बराबर 0। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, यहाँ पे c का मान जो है c बराबर 0 हो गया तो यहाँ पे 0 रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 में c का मान 3 में रखने पर इक्वेशन, तो यहाँ पे c बराबर हमारा 0 आ गया है, c बराबर 0 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, तो c में यहाँ पे मान रख देंगे 0 तो x बराबर फिर बच जाएगा kt। तो x बराबर kt हमारा हो गया, x बराबर kt तो k बराबर x/t तो t बराबर x/k हमारा आ गया। यही होगा हमारा प्रथम कोटि की शून्य कोटि की सॉरी गलती से बोल दी शून्य। यही हमारा हो गया शून्य कोटि के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का निर्धारण k बराबर x/t और t बराबर x/k। अब एक मेन दम है कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि मोल 1 - n और ln-1 और सेक इन्वर्स होता है, तो n छोटा स्मॉल n है जो अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है, अभिक्रिया की कोटि को। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया तो यहाँ पे शून्य रखेंगे, तो मोल 1 - n है तो n 0 रखेंगे। और फिर ln तो यहाँ पे n बराबर 0 रखेंगे तो 1 और सेक इन्वर्स पर ही करता है यह, तो यहाँ पे तो मोल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए माइनस तो मोल और लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, तो ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स हम जरूरी से भी आई है, ये पक्का दम क्वेश्चन में सब ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते। अब हमारा अगला थ्योरी है ऊर्जा अवरोध किसे कहते हैं। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो संघट्ट अणुओं के पास होना आवश्यक है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया संभव होता है, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। इसे देहली ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा अवरोध या देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो संघट्ट अणुओं के पास होना आवश्यक है, जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं संभव होता है, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। इसे देहली ऊर्जा भी कहते हैं। संक्रियन ऊर्जा किसे कहते हैं, संक्रियन ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को क्रिया करने योग्य बनाता है, उसे संक्रियन ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। मतलब जो इससे भी कम ऊर्जा वाले जो अणु रहता है उसको क्रिया करने योग्य बनाता है, उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा से भी कम ऊर्जा वाले अणुओं को क्रिया करने योग्य बनाता है, उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं।
तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। भारद्वाज एकेडमी, थैंक यू, धन्यवाद। तुम लाइक्स ज़रूर करें।